हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिट्स स्टडी सेंटर पर। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी के इस सीरीज में। आपको पता होगा कि मैं ये हिंदी का सीरीज कंटिन्यू ला रहा हूं और इसको कंटिन्यू ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि बीच में कुछ कामें आ जाती है तो हो सकता है एक आध दिन बीच में गैप हुआ हो, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू ला रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोग डेली फॉलो कर रहे हैं और जो फॉलो कर रहे हैं उनको फ़ायदा भी हो रहा है। तो आज का टॉपिक आपका है अव्यय, जो कि आपका 11वां टॉपिक है। मैं इसमें बात करने वाला हूं अव्यय के बारे में। इससे पहले मैंने उपसर्ग एवं प्रत्यय को ख़त्म कर लिया था और मैं अब अव्यय के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उसी से हम सबको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। आज का टॉपिक आपका अव्यय है। मैं यहाँ लिख दिया हूँ अव्यय, या और इसी को अविकारी शब्द भी कहते हैं। देखिए, मैंने बताया था विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होता है। ठीक है, तो विकारी और अविकारी क्या होता है आपको मैंने बताया था। जैसे विकारी, एक साइड विकारी और एक साइड अविकारी। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या ये होता है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी, विकार उत्पन्न करना, मतलब किसी भी चीज में परिवर्तन कर देना, यानी उसी में विकार ला देना। कोई चीज लगा करके, लिंग वचन कारक लगा करके शब्द में उसका क्या करना है, विकार कर देना है, यानी बदल देना है, तो उसको क्या कहते हैं, विकारी शब्द। और इसमें आते क्या क्या थे, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, है ना। ये चार चीज को मैं किस में रख रहा था, तो विकारी शब्द में रख रहा था। और विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें कि लिंग वचन एवं कारक लगा करके उसका हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैं कोई संज्ञा का नाम लेता हूँ, जैसे लड़का, तो लड़का कौन सा संज्ञा है, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है। और लड़का को हम चेंज कर सकते हैं, लड़की, लड़के कर सकते हैं ना, लड़की, लड़के, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो जिसमें हम चेंज कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। ठीक है, जैसे सर्वनाम भी है ना, तुम, तुम्हारे, ये बोलते हैं। विशेषण में भी अच्छा, अच्छी, मोटा, मोटी, काला, काली, क्रिया में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिसमें चेंज कर सकते हैं वो विकारी शब्द, और जिसमें चेंज ना कर सकते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द में मुख्यतः पूछेगा कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है क्रिया विशेषण, और दूसरा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, है ना, ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये 4 प्रकार के मुख्यतः आपको अव्यय में पढ़ने होते हैं। और एक और प्रकार थोड़ा सा इसका होता है जिसको हम लोग निपात कहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग अलग रखते हैं। समझ में आ गया। तो अव्यय में अविकारी शब्द में हमको ये इतना पढ़ना होता है। समझ में आ गया। इसको मैंने क्लियर कर लिया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और क्रिया विशेषण को भी मैंने क्लियर कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं इस चारों के बारे में, और आज इसको मैं खत्म करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा तो मैं इसको अच्छे तरीके से खत्म करूंगा और थोड़ा सा कम ही टाइम में खत्म करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आज बात करूंगा संबंध बोधक अव्यय के बारे में, और उससे पहले अव्यय की परिभाषा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए, तो समझ गए होंगे अविकारी और विकारी शब्द किसे कहते हैं। अब देखिए अव्यय शब्द की जो परिभाषा होती है, क्या परिभाषा, ऐसे तो मैंने बोल दिया कि जिस शब्द में लिंग वचन एवं कारक लगाने से परिवर्तन ना हो उसी को क्या कहेंगे, अविकारी या अव्यय कहेंगे। तो लिख लीजिए, तो जिस शब्द में लिंग वचन कारक लगाने से परिवर्तन ना होता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग
अव्यय कहते हैं या उसी को अभिकारी शब्द भी कहते हैं। कौन कौन से थे? तो अव्यय को मैंने बता दिया कि मुख्यतः 4 है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और एक बाद में पढ़ते निपात। तो चलिए मैं आज शुरू करूंगा, खत्म तो सभी को करूंगा। सबसे पहले मैं क्रिया विशेषण को पढ़ लिए थे। जैसे क्रिया विशेषण किसे कहे थे, थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लेता हूँ। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसे कहते थे? जैसे एग्जाम्पल से समझता हूँ कि राम तेज दौड़ता है। राम क्या करता है? तेज दौड़ता है। या राम बहुत पढ़ता है। तो राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है? दौड़ना क्या है? क्रिया है। और क्रिया की जो विशेषता बतलाता हो, क्रिया की जो विशेषता बतलाता हो उसी को तो क्रिया विशेषण कहते थे। तो ये तेज दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। तो तेज किसकी विशेषता हो गई? दौड़ना की विशेषता। और दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते थे, है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं था। इसमें भी हम लोग इसका पढ़े थे भेद, 4 भेद। जैसे कौन कौन सा? तो कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो इसको मैंने पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। आज मैं इसकी बात नहीं करूंगा, बात करने वाला हूँ संबंध बोधक अव्यय के बारे में। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और इसको इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे, इसको कहा जाता है प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में प्रीपोजिशन कि ऑन है, एट है, विदाउट है ना। ये सारी चीज़ें क्या होते थे? तो प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन किसे कहते थे? तो नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ संबंध बताता था। तो इसका भी परिभाषा क्या हो जाएगा? इसका भी परिभाषा वही हो जाएगा, परिभाषा कि संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य में अन्य, किसका? अन्य मतलब दूसरा, अन्य संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ दिखाता हो। क्या करता हो? दिखाता हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल से, जैसे राम सीता के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकते। राम जी सीता के बिना नहीं रह सकते। इसमें क्या है कि राम क्या है? सीता के बिना। तो राम क्या है? तो संज्ञा है ना, संज्ञा है। सीता भी क्या है? तो संज्ञा है, ठीक है। और के बिना, तो किसके बिना? सीता के बिना। तो राम और सीता के बीच संबंध बता रहा है ना, के बिना। तो यही क्या हो जाएगा? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, संबंध बोधक। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आपका पूछेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कोई एक सेंटेंस दे देगा, कोई सेंटेंस, जैसे यही सेंटेंस है और इसको अंडरलाइन कर देगा के बिना को, और के बिना को अंडरलाइन करके पूछेगा कि इसमें से जो है रेखांकित किया हुआ शब्द क्या है। ऑप्शन रहेगा आपका क्रिया है, विशेषण है, या संज्ञा है, या अव्यय है। तो आसान से समझ जाइएगा कि क्या है, तो अव्यय है, क्योंकि दो क्या कर रहा है यहाँ पे? संज्ञा और या सर्वनाम के बीच संबंध बताता हो, ठीक है, यही क्या है? तो संबंध। और उसमें भी अगर पूछ दे तो ये किसका है? तो संबंध बोधक है, या समुच्चय बोधक है, या ये क्रिया विशेषण, इस प्रकार से पूछते रहेगा। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए इसमें भी जो संबंध बोधक के होते हैं 13 प्रकार होते हैं।
कितने प्रकार? 13 प्रकार होते हैं। इसको याद करना तो उतना मुश्किल नहीं है, आसान से आप देखिएगा और समझ जाइएगा कि वो किस संबंध बोधक अव्यय का पार्ट है, समझिए ना। चलिए मैं यहाँ पे सभी को एक बार लिख देता हूँ चार्ट के फॉर्म में और उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने टोटल जो है इसके 13 प्रकार को लिख दिया है आपके समझने के लिए, ताकि आप आसान भाषा में समझ सकें। देखिए मैंने इसके 13 भाग को बांट दिया, कहीं कहीं पे हो सकता है कि नाम में कहीं की बुक में डिफर दिखता हो, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है आप आसान से समझ जाइएगा। जैसे देखिए अगर संबंध बोधक है कि अव्यय, मैंने क्या बोला कि जो कि एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताता हो, उसी को संबंध बोधक अव्यय या प्रीपोजिशन भी कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कालवाचक, कालवाचक, काल का मतलब क्या समझते हैं? समय के बारे में बताएगा। अब जैसे किसी से हम बात कर रहे हैं तो उससे समय के बारे में बात करेंगे, जैसे पहले, के बाद, के पश्चात, के उपरांत। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ कि राम मोहन के पहले आया, राम मोहन के पहले आया, और राम और मोहन दोनों संज्ञा है और दोनों के बीच संबंध बता रहा है ना कि राम जो है मोहन के पहले या मोहन से पहले आया, समझ में आ रहा है ना, या राम मोहन के बाद आया, राम मोहन से बाद आया। राम जो है मोहन के पश्चात गया, राम मोहन के पश्चात गया, या राम जो है मोहन के उपरांत आया। तो सभी में समय का बोध हो रहा है ना, तो आसान से समझ जाइएगा। के पहले, के बाद, के पश्चात, के उपरांत, ये किस में आ जाएगा? तो संबंध बोधक अव्यय में आएगा, कालवाचक में। कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। दूसरा देखिए आपका स्थानवाचक। तो स्थानवाचक में क्या है? तो स्थानवाचक जैसे किसी स्थान का बोध कराएगा कि मेरे घर के पास, मेरे घर के पास एक दुकान है, मेरे घर के पास क्या है? एक दुकान है। तो घर के पास दुकान है ना, तो संबंध बता रहा है ना किसके? घर के पास दुकान है। तो दुकान क्या है? संज्ञा, और घर क्या है? संज्ञा, और दोनों के पास बता रहा है कि घर के पास दुकान है। या मेरे घर के निकट मंदिर है, घर के समीप एक तालाब है, घर के बाहर एक कुआं है, घर के बाहर एक कुआं है। तो ये समझ जाएगा कि एक स्थान के बारे में बता रहा है, तो स्थानवाचक हो जाएगा। दिशा, समझ रहे हैं कि दिशा के बारे में बताएगा कि तरफ, मेरे घर के दाएं तरफ एक कुआं है, दाएं तरफ कुआं है, मेरे घर के बाएं तरफ एक तालाब है, ऐसे बोल सकते हैं। अब कारणवाचक, कारण बताएगा, जैसे मैं खाने के कारण शादी में गया, मैं खाने के कारण शादी में गया, या मैं खाने के वास्ते शादी में गया, बोलते हैं ना, मैं खाने के वास्ते शादी में गया। तो कारण बता रहा है ना, किस कारण, ठीक है, किस कारण। अब देखिए कार्यवाचक क्या होता है? जिसमें कार्य का बोध होता है। मैं अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ। मैं किसके लिए? अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ। यह है विषयवाचक में, जैसे मैं प्रधानाध्यापक को छुट्टी के विषय में लेख लिख रहा हूँ, छुट्टी के विषय में एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। मैं प्रधानाध्यापक के नाम एक लेख लिख रहा हूँ, मैं प्रधानाध्यापक के नाम एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। मित्रतावाचक आसान से समझ आइए कि मैं मोहन के बिना नहीं रह सकता, मैं राधा के बिना नहीं रह सकता, या मैं सोहन के अलावे किसी के साथ नहीं रहूँगा, मैं सोहन के अलावे किसी के साथ नहीं रहूँगा, मैं सीता के सिवा किसी के साथ बाजार नहीं जाऊंगा। तो किसी के साथ बोल रहा है ना, यानी कि मित्रतापूर्ण व्यवहार बताएगा। यहाँ देखिए विरोधवाचक, विरोधवाचक क्या है? किसी के विपरीत चीजें बताएगा। जैसे मैं पिताजी के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं पिताजी के विरुद्ध नहीं जा सकता हूं। तो ये सारी चीजें हैं। विनिमय वाचक के बदले, मुझे दुकानदार ने आटा के बदले चावल दे दिया, आटा के बदले चावल दे दिया। सहचर्यवाचक, मैं मोहन के साथ जाऊंगा, मैं मोहन के साथ जाऊंगा, या मैं राधा के संग जाऊंगा, मैं राधा के संग जाऊंगा। संग्रहवाचक, जैसे मैं दिन भर खेलूंगा, मैं दिन भर खेलूंगा, मैं जीवन पर्यंत मेहनत करूंगा, जीवन पर्यंत मेहनत करूंगा, मैं मरने तक काम करूंगा। तो बोल रहा है ना, संग्रह करने का काम कर रहा है। तुलना
किसी से तुलना, मोहन सोहन की तुलना में लंबा है, मोहन सोहन की तुलना में लंबा है। सादृश्यवाचक मतलब मोहन सोहन के समान है, मोहन सोहन के समान है, राम श्याम के समान है, या सीता गीता के लायक है, सीता गीता के लायक है, या किताब जो है किसके अनुरूप है, किताब ग्रंथ के अनुरूप है, ऐसे बोल सकते हैं। तो सभी में संबंध बताएगा किसी न किसी। तो ये जितने भी है ये किसके हैं, पार्ट्स हैं। तो संबंध बोधक अव्यय या प्रीपोजिशन के पार्ट है, ठीक है। और कहीं पे इसको बांटने की दृष्टि के रूप के आधार पे ये हो गया किसके, ये हो गया अर्थ के आधार पे, किसके, तो अर्थ के आधार पर। और अगर रूप के आधार पर इसको बांटा जाए तो दो होते हैं, एक होते हैं मूल संबंध बोधक और एक होते हैं यौगिक। और मूल में क्या होंगे, जिसमें के बिना या के जीवन भर ये सब नहीं लगेगा, केवल और केवल एक होगा, जिसे तक भर ये सारी चीजें। लेकिन यौगिक किस में होगा, जिसमें के बिना, है ना, के बिना, के सिवा, के अलावे, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो यौगिक में आ जाएंगे। वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन तो बस इतना पूछता है कि इनमें से कौन अव्यय हैं, या पूछेगा इनमें से कौन दिशावाचक संबंध बोधक है, या इनमें से कौन संबंध बोधक अव्यय है। बस इतना ही तो पूछता है, इनमें से कौन अव्यय हैं। तो अव्यय पहचानना बिल्कुल आसान है, जिसमें कि कोई चेंजेस ना हो, परिवर्तन ना हो, वही क्या है, अव्यय है। और संबंध बोधक अव्यय ये है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए मैं उसको भी एक चार्ट के फॉर्म में लिख के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए मैं समुच्चय बोधक को लिखता हूँ। समुच्चय बोधक क्या होता है, तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे समुच्चय बोधक से। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कंजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, यानी कि जोड़ने वाला। अब जोड़ने वाला का मतलब क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, परिभाषा से समझते हैं इसको। परिभाषा क्या है इसकी परिभाषा, तो जो शब्द क्या करता हो, जो शब्द किसी दो शब्दांश, किसी दो शब्द बोल सकते, दो शब्दों या दो उपवाक्य या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता हो, वाक्यों को जोड़ने का काम करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जैसे और, एवं, या बोलते हैं ना, इसलिए, इस कारण, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, इटी से बहुत सारे होते हैं, इस टी से कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक ऐसे ही लेता हूँ, दो वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, जैसे राम और मोहन मित्र हैं। राम और मोहन क्या है, तो मित्र हैं। तो दो क्या किया है, दो शब्दों को भी जोड़ा है ना। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे नौकरी करना है, अब देखिए दो वाक्य को जोड़ दिया कि मैं पढ़ भी रहा हूँ क्योंकि मुझे नौकरी करना है। तो दो वाक्यों को जोड़ दिया ना, क्योंकि हो गया। और भी जोड़ सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको समझने का प्रयास करता हूँ इसके भेद से। जैसे मैंने अभी संबंध बोधक अव्यय में बताया कि इसके 13 भेद होते हैं, इसमें भी हम लोग कुछ इसके भेद पढ़ते हैं, जिसमें कि पता चल जाएगा कि कौन सा ये समुच्चय बोधक के बारे में बोल रहा है। तो देखिए इसमें तो समझ गए कि कंजंक्शन किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, जब दो शब्द या दो उपवाक्य या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो काम करता है वही क्या होता है, तो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। इसके भी दो प्रकार मेनली होते हैं, दो प्रकार, एक होते हैं समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। समानाधिकरण और व्यधिकरण वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी मैं भी पूछ देता है। तो चलिए मैं एक चार्ट बना देता हूं और उससे आप समझिएगा कि कैसे है समानाधिकरण और व्यधिकरण। चलिए
अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है समुच्चय बोधक अव्यय को जो है बांट दिया है दो भागों में। प्रयोग के आधार पे ही ज़्यादा इसमें पूछा जाता है और यहाँ पर उसके भी पार्ट्स मैंने लिख दिया और यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, फंसते रहता है और इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि एग्जाम में जो आएगा वही आएगा। देखिए प्रयोग के आधार पर इसको मैं दो भागों में बांटता हूँ। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो होता है समानाधिकरण और एक होता है व्यधिकरण। अब समानाधिकरण के भी कुछ पार्ट्स हैं जैसे संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। ये होता क्या है? तो देखिए संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, जो कि दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, कि लगेगा कि दोनों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे राम और श्याम मित्र हैं, राम और श्याम मित्र है, वह पढ़ रहा है और खा भी रहा है, वह पढ़ रहा है और खा भी रहा है। राम एवं श्याम घर जा रहे हैं, मोहन तथा गीता खेल खेल रहे हैं, है ना। तो ये जो इतने मैंने बताए, तो ये सारे जो होते हैं संयोजक जोड़ने का काम कर रहा है। लगेगा कि दोनों को बीच कुछ जोड़ने का संबंध बता रहा होगा, वही क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है संयोजक समानाधिकरण। और ये किसके हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय के पार्ट्स हैं। देखिए एक विभाजक का काम करेगा, जैसे कि दो वाक्यों को अलग करने का काम कर रहा है। जैसे राम या श्याम, तो राम को अलग बोला है, श्याम को अलग बोला है। राम या श्याम इस काम को कर सकते हैं, राम या श्याम ही इसको काम को कर सकते हैं। वह पढ़ रहा है या खेल रहा है, बोलते हैं ना, वह पढ़ रहा है या खेल रहा है। कोई पढ़ रहा है, मोबाइल चला रहा है, तो बोलते हैं कि वो पढ़ रहा है या खेल रहा है। वह पढ़ेगा अथवा खेलेगा, मतलब कहने का पिताजी बोलते हैं वह पढ़ेगा कि खेलेगा, वह पढ़ेगा कि अथवा खेलेगा। तो वहाँ पर भी अलग होने का काम करा है। नहीं तो वह पढ़ेगा, नहीं तो मैं उसे पीटूंगा, वह पढ़ेगा नहीं तो मैं उसे पीटूंगा। तो बोलते हैं ना, तो जहाँ पे ये विभाजक अलग करने का काम करता हो वहाँ पे विभाजक। विरोध दर्शक जब दो वाक्यों में विरोध प्रदर्शित करेगा। जैसे वह खा रहा है परंतु सोच रहा है, वह खा रहा है परंतु कुछ सोच रहा है। वह पढ़ रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, वह पढ़ रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है। मैं खा रहा हूँ किंतु श्याम क्या कर रहा है? श्याम मोबाइल देख रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ किंतु श्याम मोबाइल देख रहा है। तो ये सारी चीजें विरोध प्रदर्शन करता है दो वाक्यों में। परिणाम क्या है? तो दो वाक्यों का परिणाम निकलेगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे जॉब लगेगी, या दूसरा ले सकते हैं राम बहुत मेहनत कर रहा है, अतः उसे सफलता जरूर मिलेगी। राम बहुत तेज दौड़ता है, इस कारण उसे ओलंपिक में सिलेक्ट कर लिया गया, है ना। तो ये सारी चीजें इससे आप बना सकते हैं। और ये किस में आता है? तो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। और उसमें भी क्या? समानाधिकरण। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन समुच्चय बोधक अव्यय है। समझ में आ गया? या यह जो है अव्यय कौन सा है? समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, या विस्मयादि बोधक है, या क्रिया विशेषण? आ जाएगा आसानी से। व्यधिकरण में देखिए कारणवाचक। कारण क्या होता है? कारण बताएगा। जैसे वह खेल रहा है क्योंकि उसे क्या करना है? देश का नाम रोशन करना है। क्योंकि, तो कारण बता रहा है ना। वह खेल रहा है क्योंकि उसे खेलने में मजा आता है ना। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ चूंकि मुझे जॉब की जरूरत है। मैं पढ़ रहा हूँ चूंकि मुझे जॉब की जरूरत है। तो ये जो है चूंकि भी हो गया। उसके बाद देखिए उद्देश्यवाचक क्या है? उद्देश्यवाचक जो कि, जिससे कि, ताकि। जैसे मैं पढ़ता हूँ जिससे कि मेरा भला हो सके, बोलते हैं ना, मैं पढ़ता हूँ जिससे कि मेरा भला हो सके, या तुम पढ़ो जिससे कि तुम्हारा भला हो। देखो मैं खाना खाता हूँ ताकि मैं मोटा हो जाऊँ। मैं अच्छा खाना खाता हूँ ताकि मैं मोटा हो जाऊँ। ये सारे वर्ड बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। और है जैसे संकेतवाचक जैसे जो, तो, यदि, तो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। यदि आप खाना खाएंगे, यदि आप बढ़िया खाना खाएंगे तो मोटा हो जाएंगे। यदि आप बढ़िया खाना खाएंगे तो मोटा हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। स्वरूपवाचक
देखो वह ऐसे खेलता है मानो सचिन तेंदुलकर हो, वह ऐसे खेलता है मानो सचिन तेंदुलकर हो, है ना। ये सारे वर्ड, ये सारे वाक्य आप बना सकते हैं और जो कि समुच्चय बोधक में आते हैं। समझ में आ गया होगा कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, पहचान जाइएगा। जिसमें कि दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता हो, या विरोध करने का, या विरोध विभाजक करने का, या परिमाण बताता हो, या कारण बताता हो, या उद्देश्य बताता हो, यह संकेत करता हो, या स्वरूप बताता हो, वही क्या है, वही है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। उम्मीद करता हूं इसको भी आप समझ गए होंगे। अब मैं देखता हूं विस्मयादि बोधक, सबसे आसान है विस्मयादि बोधक। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब मैं विस्मयादि बोधक के बारे में कुछ बात करता हूं। विस्मयादि बोधक, ये इसको इंटरजेक्शन भी बोलते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय को इंटरजेक्शन भी बोलते हैं हम लोग। जैसे इसका मेन पहचान क्या होगा, तो वर्ड के बाद में ये जो एक्सक्लामेशन चिन्ह होगा, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिसे मैं इसका परिभाषा लिखता हूँ, जिससे इसका परिभाषा लिखता हूँ। परिभाषा इसका क्या हो सकता है, जैसे जो शब्द से किसी वाक्य में विस्मय का मतलब क्या होता है, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य, ठीक है। और आश्चर्य के अलावे क्या, शोक है ना, हर्ष, और क्या, घृणा, दुख के बारे में पता चलता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब ये क्या है, ये एक अव्यय है, इसमें कोई भी विकार लगा करके इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीजें लगा करके परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से लिखता हूं, जैसे किसी को बहुत दुख है तो कहते हैं आह। जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है, बोलता है आह, अब दर्द नहीं सहा जाता, बोलते हैं ना, तो आह, अब मुझे दर्द नहीं सहा जाता। तो ये आह क्या है, तो यही आह क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। आसान से समझ जाइएगा। जैसे मैं एक और लेता हूं, हर्ष, वाह मजा आ गया, वाह मजा आ गया। कोई चीज आप खाए, इतना आपको अच्छा लगा कि बोलते वाह मजा आ गया खा करके, तो वाह क्या हो गया, तो यही वाह क्या हो गया, तो ये आपका हो गया विस्मयादि बोधक, है ना, अव्यय। तो इसको समझना सबसे आसान है। इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, इसको भी मैं लिख देता हूं। जैसे तो मैंने क्या बोला कि जो आश्चर्य, शोक, हर्ष, ये सारे के बारे में बताता हो, लगता हो, थोड़ा सा बताता हो, तो ही क्या हो जाता है, आपका विस्मयादि बोधक हो जाता है अव्यय। अब देखिए मैंने इसका जो है कुछ पार्ट्स लिखा है, होते तो इसके बहुत हैं, लेकिन मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछा जाता है, उसको मैंने लिख दिया है। जैसे सबसे पहला क्या है, विस्मयादि बोधक या आश्चर्य बोधक, ठीक है। विस्मय बोधक या आश्चर्य बोधक, इसमें क्या होता है, किसी भी चीज को अगर आप एकाएक देखते हैं, या आपको लगता हो, आश्चर्य लगता हो कि बाप रे कितना बड़ा चीज, कितना बड़ा सांप है, बोलते हैं ना। यहाँ देखिए, ओहो बोलते हैं ना, थोड़ा सा आश्चर्य होके, ओहो ऐसा बात है, ओहो ऐसा बात है ना, बोलते हैं ऐसा बात है, या क्या ये हो गया, आश्चर्य होता है, बाप रे बाप बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी, आश्चर्य होता है। तो जहां पर आश्चर्य होता हो, वो वहां पे कौन सा आश्चर्य या विस्मय बोधक होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय। हर्ष बोधक मतलब हर्ष, उल्लास हो रहा है, खुशी हो रहा है, वाह मजा आ गया, वाह मजा आ गया, आहा जीत गए, आहा मजा आ गया, जय हो, बोलते हैं ना, जय हो मजा आ गया। शोक बोधक, शोकाकुल हो जाता है, जिसे हाय बोलते हैं ना, कि हाय बेचारा उम्र से पहले ही मर गया, हाय बेचारा, आह बेचारा का दुख है, आह अब दर्द नहीं सहा जाता, ओह बहुत दर्द हो रहा है, काश मैं भी वहां होता,
तो ये सारे जिसमें शोक हो रहा है, थोड़ा सा दुख हो रहा है, उसमें क्या है, शोक बोधक। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसमें एक्सक्लामेशन चिन्ह यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य होगा। और स्वीकार बोधक, जिसमें किसी में स्वीकार चीज है, कोई बात किया उसको आप स्वीकार रहे हैं, जैसे कोई आपको बोला कि खाना खाए हैं, हाँ या जी हाँ खा लिए हैं, जी हाँ, अच्छा। अच्छा कहाँ पे होगा, तो जैसे देखिए किसी चीज में कोई बोला कि क्या तुम नहीं, मैं जो है मैं कल पटना गया था, तो आप क्या बोलेगा, अच्छा। या मैं कल उससे मिला था, तो भी बोलते हैं अच्छा, है ना। तो भी क्या है, जी। जी क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, जी दीजिए, ठीक है ना, ठीक बोलते हैं। तो ये भी क्या है, तो स्वीकार बोधक। अनुमोदन यानी किसी को परमिशन देना, अनुमोदन करना। जैसे कोई आपसे पूछा कि कल घूमने चलोगे, तो हाँ हाँ जरूर चलेंगे, हाँ हाँ जरूर चलेंगे, अच्छा चलेंगे, अच्छा चलेंगे, ठीक चलेंगे, बोलते हैं ना, ठीक चलेंगे। तो ये क्या है, अनुमोदन बोधक है। तिरस्कार करना मतलब दुत्कारना, जैसे छी छी कितना खराब आदमी है, छी छी कितना खराब आदमी है, हट बहुत खराब आदमी है, दूर बहुत खराब आदमी, बोलते हैं ना। तो ये सारे तिरस्कार बोधक। संबंध बोधक में तो जानते हैं, किसी को बुलाइएगा बढ़िया इज्जत करके, अहो अहो इधर आइए, अहो इधर आओ तो, अहो इधर आओ तो मित्र को, अजी सुनते हैं, अजी सुनते हैं, अरे भाई इधर आओ, अरे भाई इधर आओ, बोलते हैं ना। तो ये सारे क्या है, संबंध बोधक। और ये है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसान भाषा में। और यही आपका है विस्मयादि बोधक अव्यय। और एक बच जाता है थोड़ा सा, निपात बच जाता है। निपात किसे कहते हैं, निपात तो जो वाक्यों में क्या करता हो, वाक्यों में जोड़ डालता हो, क्या करता हो, जोड़ नहीं जोड़, ठीक है, जोड़ डालता हो। जैसे ही, है ना, बोलते हैं भर तक सिर्फ केवल जी हाँ, है ना, जी हाँ, जी नहीं, ये सारी चीजें। या मत, काश, ETC बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखिए क्या है, आपको इसको पहचानना कैसे है, जैसे पूछेगा इनमें से कौन निपात है, या फिर बोल देगा कि ये अंडरलाइन किया हुआ जो है वाक्य शब्द है वो क्या है, अव्यय है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, या निपात है, या क्रिया विशेषण है, या संज्ञा है, सर्वनाम है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको पहचानना है कि वो निपात कैसे है। तो निपात भी क्या होता है, लगभग अव्यय के जैसा होता है, इसीलिए मैंने उसके पार्ट्स में नहीं डाला है। अव्यय के जैसा होता है, ना कि बिल्कुल अव्यय होता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई ही है ना, तो किसी चीज पे मैं ही जाऊंगा, बोलते हैं ना कि मैं ही जाऊंगा। किसी के यहाँ शादी का न्योता है, आपको पूरा मन जाने का है, लेकिन घर वाला दूसरा जाता है, तो क्या बोलता है, बोलते हैं मैं ही जाऊंगा, कोई नहीं जाएगा, ठीक है, मैं ही जाऊंगा। या मैं जिंदगी भर आपके अंदर रहूंगा, जिंदगी भर आपके अंदर रहूंगा। मैं मरने तक आपकी सेवा करूंगा। या मैं सिर्फ पढ़ूंगा, मैं केवल खाऊंगा, जी हाँ मैं काम यह करूंगा, मैं यह काम करूंगा। जी नहीं मैं यह काम नहीं करूंगा। तुम मत खाओ, काश कि तुम मेरे दोस्त होते। तो जहां पे जोड़ देने का काम कर रहा हो वो क्या है, वही आपका निपात है। समझ में आ गया। जैसे वहां पे इम्फेटिक होता है इंग्लिश में, तो यहाँ पर क्या है, जोड़ देने का काम कौन करता है, तो निपात करता है हिंदी में। तो ये क्या है आपका, तो निपात है। समझ गए होंगे, क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, तो उम्मीद है आप कर लेंगे। और यही तक आपका अव्यय खत्म हो जाता है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अव्यय अच्छे से समझ गए होंगे, और जब क्वेश्चन लगाइएगा तो अब आपको दिक्कत अव्यय में नहीं होने वाला है। तो चलिए, अब आपका टोटल डाउट अव्यय से खत्म हो गया होगा, और मैं कल अब दूसरे चैप्टर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मैं अमित कुमार आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।